Hello students, I welcome you all on the Surya Law Academy online classes, and the topic we are going to deal today is with the introduction of Indian Constitution. सबसे ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है, येट यू हैव टू वेरी फोकस्ड, और इसमें स्ट्रैटेजीज हमारी बहुत बहुत ज़्यादा काम आएंगी एंड यू हैव टू वेरी मच यू कैन से इन्फॉर्म्ड अबाउट कि आपको कितना पार्ट कैसे कवर करना है. अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन टॉपिक दैट यू विल स्टडी नाउ. You'll learn it now, you'll learn it in your 5 year, you will learn it after 5 year, you'll keep on learning for rest of your life. ये ऐसा एक टॉपिक है हमारा, ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपका अप्रोच रहेगा, दैट इज़ वेरी वाइटल फॉर दिस सब्जेक्ट. एंड if you are planning for some state university, PU, DU, any centralized university, it is central university, it is very very important. Though CLAT or beat any exam, constitution will be there in your question paper, it will be there. बहुत इंपॉर्टेंट है पहले ये जानना कि इस शब्द का मतलब क्या है. ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सब्जेक्ट कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, अगर आप इटाइमोलॉजिकली किसी भी टॉपिक को डिग आउट करके निकाल लोगे दैट व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, व्हाई दिस थिंग इज देयर, तो उस केस में आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है ये समझना कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. इसको हम एग्जैक्टली हाउ टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ इट. Okay, so forget about the legal language. Let's not talk about the legal language for now. Let's talk about the layman concept. अगर मैं आपसे layman concept में पूछूं या फिर एक normal translation में पूछूं, constitution क्या होता है, what do we really call as a constitution, किसे कहते हैं. मैक्सिमम बच्चे मुझे आंसर ये देते हैं कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वेयर लीगल सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज मेड और दिस इज मेड और दैट इज मेड. नो आई एम आस्किंग नॉर्मल लाइक एक लेमन लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ भी है, आप कुछ भी चीज़ बनाते हो उसे कैसे कॉन्स्टिट्यूट करते हो, उसमें आप क्या क्या डालते हो, क्या क्या वो चीज़ें कंसिस्ट ऑफ करेगा, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. सो बीट एनीथिंग, राइट. बट जब हम लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं और जब हम एक पूरे लीगल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं, दैट मीन्स व्हाट ऑल अ कंट्रीज लीगल सिस्टम इज मेड अप ऑफ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution is that enactment which tells us about the ingredients of one legal system, a country's legal system. ये country कैसा होगा, इसमें dictatorship चलेगा या इसमें parliamentary system होगा, इसमें elections होंगे या इसमें hierarchy wise person जो है वो select किया जाएगा, इसमें judiciary का क्या status है, इसमें executive का क्या status है, कितने organs होंगे, कौन सा law होगा, कौन सा religion होगा, every bits and pieces. Okay, so वो चीज़, वो बिट्स एंड पीसेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी. बट लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी बिगनिंग. जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का बात किया है तो इंडिया, बीट द इंडिया और बीट एनी अदर कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन इज द की ऑफ फॉर्मिंग अ नेशन. सो द थिंग इज there may be a written or there may be an unwritten, but there has to be a guideline or guidance for a country that how you should be running or how you should be working. Okay, most of the countries has the written constitutions. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है. पहली चीज़, यू आर नॉट सपोज टू मग अप द होल कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देयर इज अ वेरी लिमिटेड पार्ट ऑफ इट विच इज रेलिवेंट एंड वी विल रिमेन स्टिक टू इट. दूसरा चीज़, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको स्टार्टिंग में दूंगी जो आपको क्रैम अप करने हैं या फिर आपको पता होने चाहिए बिकॉज वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. पहला, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम वेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम. द थिंग इज देयर इज नो सेट आंसर फॉर दैट. वो आपसे बिट्स एंड पीसेस पूछ सकते हैं, लाइक विच इनैक्टमेंट, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इन केम इन पिक्चर. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, वी ऑल नो दैट वाज द टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होके हटी थी. सो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कॉलोनाइजेशन जो था वो डिजॉल्व होने लगा था, कंट्रीज जो थी वो इंडिपेंडेंस लेने लगी थी. सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम इंडिया को भी फ्री कर देंगे एंड वी विल नॉट बी रूलिंग द कंट्री एज आर कॉलोनी एनी फर्दर. Now in that case what they did, they made an enactment which was known as Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 वो पहला enactment था जिसमें हमने एक structural description दिया था that how this country will run.
कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते हैं तो इस कंट्री में हम कैसे एक सिस्टम क्रिएट करेंगे या हम कैसे उस चीज़ को बनाएंगे, वो इन्वायरमेंट कैसा होगा। सो उस चीज़ वो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इट। ओके, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये स्टडी किया। उसके बाद जब हम इंडिपेंडेंट हो गए 1947 में, तो देयर वाज अनदर चैलेंज कि अब बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1935 का एक्ट एक ब्लूप्रिंट तो था, बट उसे एक एग्जैक्ट फ्रेमवर्क बनाने के लिए वी वर लुकिंग फॉर द नथिंग बट द बेस्ट इनैक्टमेंट्स। हमें वो राइट्स डालने थे, हमें वो सिस्टम्स डालने थे, हमें वो प्रोविजंस डालने थे जो कि इंडियन गवर्नमेंट के वर्किंग को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रखते। दिस वॉज आर फोकस। सो इसलिए क्या हुआ, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके बेस्ट फीचर्स को हम पिक करने लगेंगे। वी विल स्टार्ट पिकिंग अप द बेस्ट फीचर्स ऑफ द कंट्रीज, जो भी वहाँ पे मतलब जैसे हमने वी हैव बोरोड मैनी फीचर्स। तो अब भी वो क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन आएगा ये होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बंच ऑफ बोरोविंग्स, यू मस्ट क्रैम द लिस्ट कहाँ से क्या क्या बोरो किया है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए हैं, अमेरिका, बिल्स ऑफ राइट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है उसे बिल्स ऑफ राइट कहते हैं, और वहाँ से हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को पिक किया है। उसके बाद जैसे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम आया है यूके से, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए हैं आयरलैंड से, हमारा इमरजेंसी प्रोविजन आया है जर्मनी से, हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर आया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बिट्स एंड पीसीज में हमने इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग कंट्री से गैदर किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 34 पॉइंट्स ऐसे बनते हैं विच यू शुड रिमेंबर, क्योंकि ये एज इट इज एग्जामिनेशन में तुमसे पूछे जा सकते हैं, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। दूसरी चीज़, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तुम्हारे सामने एनेक्टमेंट आएगा तो कौन सा बुक आपको रेफर करना है। बेटा अगर आप सीधा यूनिवर्सल्स पे चले जाओगे या आप सीधा अरिहंत या यू कैन से और कोई बुक पिक कर लोगे, आपको एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन समझ आने वाली चीज़ नहीं है। एंड नीदर इट इज़ लाइक IPC, टॉर्च या कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ना बहुत डे टू डे लाइफ से डील करने वाले कॉन्सेप्ट हो तो इजीली समझ आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट द गवर्नमेंट। आप लोग जो है अभी तक उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो जब जो भी बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप आफ्टर 12th अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यू हैव टू गिव अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा अटेंशन। ठीक है, आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी एलिमेंट्री फॉर यू ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोविजंस मैं बहुत बिगनिंग से लगूंगी, दैट इज प्रियम्बल। याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो रेलेवेंट है या फिर ऐसे लिख दिया। याद रखिएगा ये चीज, इसमें लिखे हुए हर एक वर्ड, हर एक कॉमा, हर एक फुल स्टॉप, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर वहां पे प्रियम्बल लिखा है तो इस प्रियम्बल का भी एक मतलब है, रैंडमली नहीं लिख दिया है। अगर वहां पे प्रियम्बल ना लिख के प्रीफेस लिखा होता तो सिचुएशन कुछ और होती, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रियम्बल। ठीक है, दो आपको प्रियम्बल पे एज इट इज कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा, लेकिन प्रियम्बल के बिना कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ नहीं आएगा, ये भी याद रखिएगा। ओके, सो प्रियम्बल से मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ टू गिव यू व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड राइटिंग दिस होल कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी वाइटल फॉर यू। तो अगर हम प्रियम्बल समझ जाते हैं तो हमें ये समझ आ जाएगा कि जब हमारे इंडियन पार्लियामेंट बैठता है या जब हमारे यहाँ लॉ बनते हैं तो उन लोगों को अपने माइंड में क्या चीज़ें रखनी होती हैं और वो चीज़ें रखी जाती हैं। इम्पॉर्टेंट। ओके, सो व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया, उस चीज़ को स्टडी करते हैं प्रियम्बल के थ्रू। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल कहते किसे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं ये बात तो मुझे आंसर्स क्या मिलेंगे? मैम दिस इज़ द प्रीफेस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैम दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई बच्चा जब पढ़ के आगे बोलेगा दिस इज़ द की टू द राइटर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, दिस इज़ द की टू द माइंड ऑफ द राइटर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बोलते हैं। नो, द थिंग इज अगर इसको प्रीफेस बोला होता तो प्रीफेस कभी पढ़ा है अपनी बुक का? प्रीफेस में कभी भी प्रिंसिपल्स नहीं दिए होते। प्रीफेस में हमेशा क्या दिया होता है, ये बुक क्यों लिखी गई,
कैसे लिखी गई, ऑथर का क्या ओपिनियन था, उसने क्या इंस्पायर किया उसको लिखने के लिए, और इसमें क्या आइडिया है, ठीक है। और कभी आप इंट्रोडक्टरी पढ़ो तो उसमें ऑथर वाला पार्ट निकाल देते हैं और उसमें सिंपली दिखाया जाता है कि ये बुक एग्जैक्टली क्यों लिखी गई है। सो ऐसा तो कुछ भी नहीं है प्रियम्बल में। हम लोगों ने एसएसटी में पढ़ा तो होगा, प्रियम्बल सिविल में सब पढ़ते हैं। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बोलते हैं ना, चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है। सो ये जो चीज़ है इसे कहते हैं प्रीएम्बल। मीन्स हम इस जो इनैक्टमेंट है, ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं हम उनको पहले ही सिंबलाइज करते हैं। एम्बलिंग का मतलब होता है टू सिंबलाइज समथिंग, और प्रीएम्बल मीन्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और दीज आर द इम्पॉर्टेंट सिंबल्स दैट हैज टू बी केप्ट और दैट हैज टू बी देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो जब भी हम बात करेंगे प्रियम्बल, दैट मीन्स इट गिव्स अस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द प्रियम्बल। ओके, अब प्रियम्बल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं है, ये अमेंड हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेटर ऑन स्टोरी। ओके, सो जब हम बात करेंगे प्रियम्बल की, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, democratic, republic and secular country. ओके, पहले तो इन पांचों टर्म्स के मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। एंड बिफोर दैट, अगर मैं आपसे ये पूछूँ या आपको कभी एक क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट विल बी योर आंसर? मैं आपको चार ऑप्शंस देती हूँ। आई विल से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द पीपल ऑफ इंडिया, और नन ऑफ दीज। I'm repeating the question. What is the official source of Indian Constitution? Government of India Act 1935, Constitution of various countries, the people of India, or none of these. कुछ बच्चे बोलेंगे नन ऑफ दिस, कुछ बच्चे बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कुछ बोलेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। नो, व्हेन आई सेड द वर्ड ऑफिशियल, दैट मीन्स वो चीज़ साइटेड होनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ लिखी होनी चाहिए कि यहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया। अब प्रियम्बल की स्टार्टिंग क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved इंडिया इनटू, और इसकी एंड की लाइन क्या है? ऑन दिस डे ऑफ 26 November 1949 we hereby do adopt, enact and give to ourselves this constitution. Give to ourselves this constitution. So the people of India is the official source of Indian constitution. हमने खुद ही बनाया है, ठीक है। तो ऑफिशियली अगर कहीं लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया और किसको दिया, हमने बनाया और हमने खुद को दिया, ठीक है। विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रिंसिपल्स हैं हमारे, और यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद को देते हैं। वी गिविंग आवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर बिकमिंग अ सब्जेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये भी कहता है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट बन रहे हैं, मतलब जो भी इसमें लिखा होगा हम उसको मानेंगे। ये हमने वहाँ पे अंडरटेक कर लिया ना। वो जो हम मानेंगे ये किसने बनाया था? हमने खुद ही बनाया। ओके, सो द फर्स्ट थिंग लिख लेना है पॉइंट आप, दैट द ऑफिशियल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया। Okay, so then they said we hereby do with the people of India we solemnly resolve to constitute India into sovereign, socialist, democratic republic. अब मैं पहले ये टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर दूं। सोशलिस्ट हो गया। ओके, इसमें हमने सेकुलर सोशलिस्ट जो वर्ड्स थे वो 43rd अमेंडमेंट से ऐड किए थे। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से अमेंडमेंट से हमने प्रियम्बल में वो 3 वर्ड्स जो वर्ड्स थे वो ऐड किए थे, दैट वाज द 42nd अमेंडमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉवरेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? नाउ इंडिया, अगर इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया में ये वाले फीचर्स होना मस्ट है। ओके, सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द, यू कैन से इंडिया, नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया। अगर हमारा कंट्री है तो उसमें ये 5 जो संस्कार हैं ये होने चाहिए।
उसके बाद वो अपने लोगों को क्या देगा हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारे इंडिया को ये 5 चीजें दी हैं। पहली है सॉवरेनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? बच्चा बोलता है मैम इट मीन्स सुप्रीम, इट मीन्स इंडिपेंडेंट। ओके फाइन, नाउ इफ आई आस्क यू लाइक मैं थोड़ा डिटेल में जाके कि अगर आप सॉवरेन को इंडिपेंडेंट कहते हो तो सॉवरेन और इंडिपेंडेंट में फ़र्क क्या है? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लॉ में कभी भी ऐसा नहीं होगा दैट देयर इज़ वन टर्म और उसके सिनोनिमस टर्म्स चलते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। इन लॉ देयर इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ड, यू कैन नॉट मिक्स द टू, ये कभी होगा ही नहीं। तो अगर सॉवरेन लिखा है ना तो फिर वो सॉवरेन है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और अगर इंडिपेंडेंट लिखा है तो वो इंडिपेंडेंट है, वो सॉवरेन नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? सॉवरेन बेसिकली मीन्स a country which is having a head who is independent, or you can say who is not subjected to the approval of any other authority for any of its decision. ओके, हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं हमें किसी का भी अथॉरिटी लेने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लॉ बनाएंगे और उस पर फाइनल स्टैम्प जो है वो क्वीन लगाएगी, या फिर वो इंग्लैंड से लग के आएगी, या फिर उसको यूके अप्रूवल देगा, यूएस से अप्रूवल देगा। नहीं, हमारी हर एक पॉलिसी, बीट एनी पॉलिसी, चाहे वो डीमोनेटाइज करने की बात आ जाए, चाहे वो वॉर डिक्लेयर करने की बात आ जाए, चाहे वो बजट बनाने की बात हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की बात हो, देयर इज नोबडी whose approval do we require? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दैट मेक्स अस सॉवरेन। ना सॉवरेन और इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क होता है? क्या भूटान एक सॉवरेन कंट्री है या वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है? इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी कंट्री खुद रन कर रहे हो, यू हैव अथॉरिटी ऑफ दैट, बट इट इज सब्जेक्टिव that you are still counting on some other country for certain one or the other or many parts of your existence, your enactments, your adjournments, everything. Okay, so had it been the case, अगर मान लो कि इंडिया का कोई भी पार्ट ऐसा होता जो आज भी इंग्लैंड को सब्जेक्टिव होता, that could be anything, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हमारी गवर्नमेंट अपनी है, इलेक्शंस हम करेंगे, लेकिन हम सॉवरेन नहीं हैं, क्योंकि अभी भी हमारे लॉ मेकिंग पॉलिसी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कोई और कंट्री डिक्टेट कर रही है, ठीक है। अगर मान लो आज भी हमारा जो वॉर पॉलिसी है, इट वाज सब्जेक्टेड टू वॉर पॉलिसी विद पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल कि जब 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन जब हुआ था, ब्रिटिशर्स ने फैसिलिटेट करवाया था सब कुछ, तो उस टाइम उन्होंने पॉलिसी डाल दी दैट जब भी आप 2 कंट्रीज वॉर करोगे आप पहले इंग्लैंड का अप्रूवल लोगे, बिना अप्रूवल के आप लोग वॉर नहीं कर सकते। मान लो ऐसे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, आई एम जस्ट सेइंग, अगर ऐसा होता तो ना इंडिया इंडिपेंडेंट होता, सॉरी इंडिया भी इंडिपेंडेंट होता, पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट होता, ना इंडिया सॉवरेन होता, ना पाकिस्तान सॉवरेन होता, क्योंकि उन लोगों का जो वॉर पॉलिसी है इट इज स्टिल सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ इंग्लैंड या इंग्लैंड अथॉरिटी या इंग्लिश अथॉरिटीज, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि यू हैव अ गवर्नमेंट ऑफ योर ओन बट यू आर नॉट एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एवरी रिस्ट्रेंट, बट सॉवरेन का मतलब यू आर फ्री फ्रॉम एवरी रिस्ट्रेंट व्हाटसोएवर, सो वी कैन हैव व्हाटएवर इनएक्टमेंट दैट कम्स टू आवर माइंड, जो दिमाग में आए बनाओ, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। दैट इज सॉवरेन, ठीक है। पूछने वाला इन द सेंस आउट ऑफ अथॉरिटी, पीपल कैन ऑलवेज क्वेश्चन, ओके। देन कम्स डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक बहुत कॉमन मेरे बच्चे बोलते हैं, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। किसने बोली थी ये बात बोली थी अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। सो yeah, it's a definition of democracy that it is a government by the people, for the people, to the people, right? लेकिन democracy basically मतलब होता है a government which is chosen by the people, that's it. ऐसी गवर्नमेंट जिसे लोग खुद चूज आउट करेंगे उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, एज कूल एज दैट, ओके। सो अगर मान लो कि लोग हैं, लोगों ने मिलके कोई वो शुरू किया है, मतलब वोट किया और वोटिंग करके उन्होंने एक गवर्नमेंट क्रिएट किया, दैट इज़ डेमोक्रेसी। हमारे इलेक्शंस होते हैं, ओके। हमारा जो वोटिंग राइट है क्या वो हमारा फंडामेंटल राइट है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? क्वेश्चन आता है ये, क्या हमारा जो वोटिंग राइट है वो फंडामेंटल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ओके। देन कम्स रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है अ कंट्री विच इज़ हैविंग अ हेड ऑफ इट्स ओन,
एट द सेम टाइम इट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो जो हम एक वो कंट्री जिसका अपना एक हेड है वो रिपब्लिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 26 जनवरी हर साल ये मनाते हैं, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, इस साल भी हमारा जो 17th रिपब्लिक डे होके हटा था। सो हमारा जो ये है क्या कहते हैं इसको, रिपब्लिक डे, इसको हम क्या करते हैं, उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया। तो जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया वी अनाउंस द हेड ऑफ द country. Indian head is the president, is a nominal head though, but yes, he is the head of the country. So basically this is a country which is having a authority of its own and has a constitution of its own. हम लोग 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर क्यों किया था, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को कंप्लीट हो गया था। हाँ, एक पॉइंट लिख लो, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन और हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। So the answer is 2 years, 11 months, 18 days. याद रखना है चीज़, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये। ठीक है, सो हमने लिख पहले लिया था 26 नवंबर को ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ख़त्म हो गया था लिख के, बट हमने 26 जनवरी का वेट किया, बिकॉज 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज जो था, मतलब फुल इंडिपेंडेंस, उसका रेजोल्यूशन लिया गया था। और ये माना गया था, कांग्रेस ने माना था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा, सो दैट वाज द टाइम व्हेन दे डिसाइडेड नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनीमोर, दे डिसाइडेड दैट विल फाइट फॉर अ फ्रीडम। अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, राइट। सो दैट्स वाई हमने उस दिन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हुए जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया था, वो हमने 26 जनवरी को ही किया था। सेक्युलर, व्हाट डज इट मीन? अगर मैं सेक्युलर वर्ड पूछूं तो क्या मतलब होता है सेक्युलर का? मतलब कुछ बच्चे कहते हैं मैम जिस कंट्री का अपना रिलीजन नहीं होता दैट इज़ सेक्युलर। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम जो ये होता है, हाँ, जिन बच्चों का कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम जिस कंट्री में कोई रिलीजन को स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं मिलता वो सेक्युलर होता है। I'll buy that, I'll buy all of it. बट बेसिकली सेक्युलरिज्म जो है वो 2 कॉन्सेप्ट पे चलता है। पहला, धर्म निष्पेक्षता, दूसरा सर्वधर्म संपन्न। ओके, सो बेसिकली जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, दैट मीन्स दिस कंट्री डज नॉट फेवर एनी लॉ और दिस कंट्री डज नॉट फेवर एनी रिलीजन, दैट इज द थिंग। इस कंट्री को जब हमने रन किया या बनाया तो हमने किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया। बेटा अभी अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी इन सब को माइंड में मत लेके आओ, अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक फिलॉसफी की। जब मैं आपके साथ आर्टिकल 15-16 डिस्कस करूँगी, मैं आपको ये बताऊँगी कि जब हम रिजर्वेशन लाते हैं, चाहे वो रिलीजन बेस पे लाए, चाहे हम वो जेंडर बेस पे लाए, चाहे हम कास्ट बेस पे लाए, क्यों लाए, राइट। सो फॉर नाउ ये चीज़ ध्यान में रखना कि हमारा जो बेसिक फिलॉसफी था वो नॉन फेवरिज्म का है। हमारी बेसिक फिलॉसफी में किसी भी कंट्री, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं किया जाता है। बाद में टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, वो चीज़ें जो हमने इम्प्लीमेंट की थी, दैट वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज कंसिडर्ड लेटर ऑन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय देयर वाज नो पर्टिकुलर रिलीजन इन द हेड। ठीक है, अब 2 प्रिंसिपल मैंने आपको बताए। धर्म निष्पेक्षता, दैट मीन्स this country or this government should not be biased towards any religion. निष्पक्ष होके आप अपना लॉ बनाएंगे। और दूसरा सर्वधर्म संपन्न, दैट मीन्स लेट ऑल द रिलीजन नरिश एट इट्स ओन। ठीक है, तो हम लोग कभी ये नहीं करेंगे कि अगर आप हिंदू हो तो आप ठीक हो, मुस्लिम हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, या आप हिंदू हो तो आप ठीक हो लेकिन जब आप जगराते करोगे स्पेशली यू हैव टू पे टैक्सेस फॉर दैट। नो, वी कांट डू दैट। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं हो सकती है। यहाँ पे जो भी लॉ बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। किसी भी लॉ में रिलीजन बेस्ड इंक्लिनेशन नहीं होता। एंड व्हेन आई से किसी भी लॉ में, दैट एक्सक्लूड्स द पार्ट ऑफ रिजर्वेशन। क्यों, मैं आपको बाद में बता दूंगी। लेकिन अगर आप IPC बोले, CPC बोले, CRPC बोले, या फिर आप में टैक्सेशन लॉज बोले, फॉरेन पॉलिसीज़ बोले, या हमारी पॉलिसीज़ जो मतलब कोई भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कुछ भी बोलो आप, हम कभी भी हमारे किसी भी रिलीजन को माइंड में रख के लॉ नहीं बनते। Religions has to be kept aside of it, right? So secularism में अगर आपसे पूछा जाए, अगर मान लो आपको दोनों श्लोक लिख दिया जाए,
धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म संपन्न, और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा है जो इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है, तो आप लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता, बिकॉज दैट इज द पार्ट विच इज मेड फॉर लेजिस्लेटर्स। ठीक है, अगर हमारे लेजिस्लेटर्स जो हैं वो जब लॉ बनाते हैं तो उन पे धर्मनिरपेक्षता का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में हम लोग एक और चीज़ ध्यान में रखते हैं, दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इट वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री विच इज नॉट क्वेश्चनिंग एनी रिलीजन एट द सेम टाइम। ओके, रिलीजन क्या होता है? रिलीजन का मतलब होता है आप किसी भी गॉड को मानो, आप कोई भी रिलीजन चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, आप कोई भी फिलॉसफी, कोई भी सुपरनेचुरल फिलॉसफी या कोई भी स्पिरिचुअल फिलॉसफी को फॉलो कर सकते हो। एंड दिस ऑल्सो गिव्स अस फ्रीडम टू इधर क्रिएट और फॉलो एनी सेक्ट। ओके, सेक्ट का मतलब होता है इट्स नॉट अ रिलीजन बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल राम रहीम, उन्होंने इंसान वाली वो कैटेगरी क्रिएट कर दी थी। फिर राधा स्वामी हो गए, ठीक है, राधा स्वामी भी क्या कर, उनका भी एक अपना अलग सेक्ट है ना, उनका अपना एक तरीका है जीने का, उनकी अपनी एक फिलॉसफी है। फिर उसके बाद आसाराम बापू, आई थिंक उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंट किया ही था। अब मैं राम रहीम की बात करती हूँ। राम रहीम ने क्या बोला? राम रहीम वो समबडी कि मैं इंसान बनाऊंगा। I know he is not a very ideal person to follow, and I'm not a follower of the same. All I'm giving an example कि उन्होंने बैठ के एक फिलॉसफी बनाई कि आप किसी धर्म के नहीं हो, आप किसी जात के नहीं हो, आप इंसान हो। ठीक है, that's it, end of the story. हमने उसको भी फॉलो किया। It may sound ridiculous to many of us, it may be like क्या illogical बात है, इंसान ही तो पैदा हुए थे। लेकिन just because that person felt like and many other people felt like following him, do that. It's India. आप फ्री हो। अगर आज चाहूँ कि मैं आज अपना एक आश्रम खोल लेती हूँ जिसमें मैं बात करूँगी निर्वाण, मैं बात करूँगी निर्वाण लेने की, जैसे कैसे आप इस दुनिया की मोह माया से परे जा सकते हैं। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, बट इमोरल नहीं होना चाहिए, किसी और रिलीजन की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, एंड रीजनेबली ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी आपको जो रिलीजन फॉलो करना है आप करो। अच्छा, नाउ आई एम गिविंग अ सीड टू योर थॉट। क्या ब्लैक मैजिक भी इसमें प्रोटेक्ट हो जाता है? कैन वी कॉल ब्लैक मैजिक एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस? एंड इफ यस, then is it getting a protection of secularism? And if we say no, then under what law it should be executed? Yeah, under what law it should be adjourned? Adjudication कहाँ होना चाहिए? This is a seed for your thought. आप खुद सोचना है इस चीज़ को कि ब्लैक मैजिक जो होता है उसको हम कहाँ रखेंगे। लास्ट कम्स सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब एक वेलफेयर कंट्री या एक वेलफेयर स्टेट, ऐसा कंट्री जो जितने भी लॉज बनाएगा वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए बनाएगा। ठीक है, तो आप मुझे एक भी लॉ ऐसा बता दो जिसको हम लोग पहले प्रूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जब भी पार्लियामेंट में लॉ कभी इंट्रोड्यूस होता है तो ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट फ्री बैठे चलो आज क्या करें, आज हम ऐसा करते हैं, आज हम लेडीज़ के लिए लॉ बनाते हैं, या फिर आज हम क्या करें तो आज हम स्टेट के लिए लॉ बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट ऑलवेज वर्क लाइक दिस। Supposedly I am somebody, I am an MP and I want to introduce a bill. ठीक है, तो पहले मैं पूरा स्टैट्स के साथ रिसर्च करूँगी। ये साउंड रिसर्च होगा जिसमें बताया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग 2 टाइम मील्स, नॉट 1 टाइम मील। 1 टाइम मील मिलता है ना बच्चों को। सपोजिटली कि हम ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी करवाने की बात करते हैं, तो मैं पहले प्रूव करूँगी थ्रू स्टैट्स इतने बच्चे हैं, ये रीजंस हैं कि वो लोग पढ़ने नहीं आते, ये रीज़न है कि 1 टाइम फूड पॉलिसी इज़ नॉट सफिशिएंट, इतना हमारा इनपुट लगेगा, उस इनपुट से इतना हमें बेनिफिट होगा, इतने साल में इतना % ग्रोथ जो है इस पॉलिसी की वजह से होगा। ओके, सो ये सब कुछ प्रूव करने के बाद ही एक लॉ बनता है। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं उससे हूँ, आई एम फ्रॉम सपोजिटली 1 स्टेट, तो मैं बोलूँगी अच्छा मैं तो इस स्टेट की मंत्री हूँ तो मैं तो इसी की लॉ बनाऊँगी। ऐसा नहीं होता। It never happens like that. Okay, so whenever we talk about welfare state, it means whatever law will be enacted, first you have to prove on papers कि ये law ज़रूरी क्यों था, हमने इस चीज़ को बनाया क्यों, right? So that's why we call it secularism. So India is a welfare state. इंडिया में जितने भी laws बनते हैं वो सारे laws पहले on document prove किए जाते हैं that why are they required for the people. ओके, उस चीज़ के लिए
आपको ये लग सकता है मैम इस लॉ में तो ऐसे हुआ था, उस law में हर लॉ बनने से पहले पार्लियामेंट में ये बात रखी गई है कि ये लॉ क्यों बनेगा, why people should be having this law, why should we be going through this process to make this particular law. ध्यान रखिएगा इस चीज़ को हमेशा. So that's what make India a welfare state, right? So we give independence to our people. आपको जो करना है आप करो, हम बैठे हैं. अगर मान लो कि हमारे यहाँ के लोगों को कॉटेज इंडस्ट्री खोलनी थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने कॉटेज इंडस्ट्री के प्रोविजंस क्रिएट किए, राइट? तो हमने क्या किया, हमने कोई उनको वो दिया, सब्सिडीज़ दिया, हमने कोई 36 तरह की और फैसिलिटीज प्रोवाइड करे ताकि वो लोग जो करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू बी इन दिस बिजनेस, दे कैन बी इन दिस बिजनेस प्रॉपर्ली. गेटिंग दैट? सो इस चीज़ को बोला जाता है सोशलिस्ट कंट्री. फॉर एग्जाम्पल चाइना में क्या होता है, एक पैटर्न बनाया हुआ है. अगर आप इस कंट्री में पैदा होते हो, ऐसे पढ़ोगे, 5 साल आर्मी में लगाओगे, ऐसे करोगे, आप बुढ़ापे में ये जॉब है, जवानी में जो वहाँ पे लोगों की पूरी लाइफ का टाइम टेबल बना हुआ है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आपको जो बनना है आप बनो. द गवर्नमेंट इज देयर, उनसे जो बन पड़ेगा वो आपके लिए करेंगे. एंड ऑफ द स्टोरी, right? So that makes us a welfare state, that whatever people wants to have, let's provide it to them, and let's do whatever we can do our best to make that happen for them, right? So these are the features of the Indian Constitution. जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया या जब भी उसके अंदर लॉज बनाए जाएंगे तो ये चीज़ें ध्यान में रख के बनाए जाएंगे. पहली बात, हमें किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, वही गवर्नमेंट लॉ बनाएगी जिसको लोगों ने चूज़ किया है, कोई और आके लॉ नहीं बनाएगा. तीसरा, हमारा जो भी लॉ बनेगा उसको हमारे हेड ऑफ द स्टेट का अप्रूवल होना ज़रूरी है. चौथा, हमारा जो भी लॉ बनेगा वो किसी भी धर्म के बेस के ऊपर किसी की तरफ भी इंक्लाइन नहीं होगा या कोई बाइसनेस नहीं रखेगा. और लास्टली, जो भी लॉ बनेगा वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही बनेगा. सो दिस इज़ द, यू कैन से, जो हमारी गवर्नमेंट के अंदर कहते हैं ना संस्कार, क्या संस्कार है तुम्हारे, तो हमारी गवर्नमेंट के ये संस्कार है. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट अपने माइंड में क्या रखेगी, गवर्नमेंट कैसी होगी, हमारी सॉवरेन होगी, डेमोक्रेटिक होगी, लॉज होंगे, ठीक है, वो सब कुछ हो गया. अब जब लॉज बनेंगे तो उन लॉज का क्या पर्पस होगा, कि जब हम लॉज फ्रेम करेंगे तो व्हाट विल बी द पर्पस दोज लॉज शुड सॉर्ट आउट. ओके, तो पहला पर्पस उन लॉज का ये होना चाहिए कि उनसे जो भी आप जो भी पॉलिसी बनाओगे, जो भी रूल बनाओगे, जो भी लॉ बनाओगे, इट शुड बी द सर्विंग द पर्पस ऑफ जस्टिस. ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस? जस्टिस का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछूं इन जनरल द व्हाट इज द टर्म जस्टिस मीन्स, तो क्या होता है? बच्चे कहते हैं मैम न्याय. नहीं, उतना मुझे ट्रांसलेशन नहीं चाहिए. जस्टिस, what does meaning of justice stands as? Secondly, justice में और judgment में क्या difference होता है? क्या हर judgment justice होती है? No ma'am. क्या हर justice judgments के through आता है? No ma'am. यही होता है ना. पर justice क्या होता है? What is the meaning of justice as it is? What is the meaning of justice? Justice basically means to pay someone his dues. कोई भी पर्सन जिसने लॉ को अप्रोच किया है, उस पर्सन का जो भी ड्यू है वो उसे मिलना चाहिए. ना, व्हाट इज ड्यू? ड्यू मीन्स अ राइट विच हैज़ ईदर नॉट बीन ग्रांटेड और अ राइट विच हैज़ बीन ब्रोकन और समथिंग विच हैज़ बीन स्नैच्ड अवे, राइट? तो जब भी हम बात करते हैं, हम लॉ के पास जब भी जाएंगे, हम अब कोई भी लिटिगेशन ले लीजिए, अब कोई भी इनैक्टमेंट ले लीजिए, उस इनैक्टमेंट के बनने के पीछे, उस लिटिगेशन के फाइल होने के पीछे, देयर इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड दैट विच राइट इज़ टू बी गिवन. किसी को रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, किसी को राइट टू पोजेशन चाहिए, ठीक है, किसी के राइट टू लाइफ सिक्योर होना चाहिए, किसी का राइट टू लाइफ ब्रेक हो गया है तो उसको, जो जिस पर्सन ने ब्रेक किया है उसको अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलना चाहिए. बट द थिंग इज दैट देयर हैज़ टू बी वन और द अदर थिंग विच विल गिव यू योर ड्यूज बैक. वो चीज़, कुछ भी ऐसा डिसीजन दिया जाए जिससे जिस सिचुएशन में आप उस राइट ब्रेक होने से पहले थे, उस सिचुएशन में आप दोबारा पहुंच पाओ. चाहे वो कंपनसेशन के थ्रू हो, चाहे वो पनिशमेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो किसी स्टे ऑर्डर्स के थ्रू, कुछ भी हो, लेकिन आपका वो जो पोजीशन है वो हम एज इट इज़ मेंटेन करवाएंगे. तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं जस्टिस, टू पे वन हिज ड्यूज. एक पर्सन का जो भी ड्यू है वो उसे मिलना चाहिए. और हम इंडिया में किस तरह का देते हैं? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल. सोसाइटी में आपका जो स्टेटस है, जो भी आपकी पोजीशन है, दैट इज़ टू बी मेंटेन्ड. इकोनॉमिकल मतलब
मॉनेटरी वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. इफ़ यू आर अ फीमेल, इफ़ यू आर अ मेल, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ पोजिशन, so whatever norms has been set, you will be paid according to it. There will not be an unreasonable ground of denying you the same. Okay, and then comes political means whenever a country will grant the rights, or whenever you will approach the government, nobody will deny you or nobody will be biased to you on any kind of irrelevant ground. ठीक है, तो उसे बोला जाता है पॉलिटिकल. तो जस्टिस हैज़ टू बी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. उसके बाद है लिबर्टी. लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम, आप क्या कोट करोगे? Which one is absolute? Which one is free from restraint? When we say the word liberty, liberty means a reasonably restrained freedom. Freedom means absolute. Again, अगर मैं Venn diagram बनाऊँ ना, तो ये है freedom और ये है liberty. Okay? So freedom means absolute. आपको कोई नहीं मना कर रहा, आपको जो करना है तुम करो. पर इंडिया में मुझे आप एक चीज़ बता दो जो एब्सोल्यूट है. टेल मी वन थिंग. मतलब सोना खाना नहीं, मतलब पब्लिक डीलिंग में या फिर जब आप लॉज पिक्चर में आ जाते हैं या जो रूल्स बनते हैं, क्या कोई भी ऐसा रूल है जो आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम देता है? नहीं. वॉक मत कहना, वॉक भी एब्सोल्यूट नहीं है. किसी के प्राइवेट प्रेमाइसेस में वॉक नहीं कर सकते आप. यू हैव टू टर्न योर वे, राइट? सो लिबर्टी मीन्स हम अपने लोगों को फ्रीडम देंगे बट रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम होगा. ओके, सो लिबर्टी हैज टू बी अ फ्रीडम विच इज रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज नोन एज लिबर्टी. ओके, रीजनेबली. हम लिबर्टी कैसे देते हैं? बिलीफ, फेथ, जस्टिस की, बिलीफ, फेथ, वर्शिप की. बिलीफ का मतलब है यू आर फ्री टू बिलीव इन व्हाटसोएवर. आपको अर्थ को फ्लैट बोलना है, राउंड बोलना है, आपको जो बोलना है बोलो. Right, you cannot mislead the people. Like for example, you cannot publish these things with some surety or something like that कि आप लोगों को पागल नहीं बना सकते. लेकिन आपको पर्सनल बिलीफ में जो मानना है आप मानो. Nobody is stopping you on the name of religion. Nobody is stopping you on the name of gender. Nothing like that. ठीक है, तो वो आपका बिलीफ है. फेथ मतलब आपको जो भी फॉलो करना है, आपको जिस भी चीज़ को अपने माइंड में रखना है, आप जो फेथ रखना चाहते हो आप रखो. नो बडी स्टॉपिंग फ्रॉम दैट. एंड वर्शिप मीन्स आपको जिसकी पूजा करनी है आप करो. मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या ब्लैक मैजिक सेक्युलरिज्म में प्रोटेक्ट होता है? बेटा, ब्लैक मैजिक इज जस्ट अ रिलीजियस प्रैक्टिस. ऑल्दो इट इज़ नॉट, you can say we do not respect or we do not protect black magic as it is. लेकिन आपको बरगद की पूजा रात के 12 बजे करनी है, आप करो. आपको जो भी, मतलब आपको ऐसा नहीं कर सकते कि ह्यूमन स्कल रख के बैठ जाओ या ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो. दैट इज़ ऑब्वियसली अगेंस्ट लॉ. उस चीज़ में आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा. लेकिन अगर मान लो कि मुझे आई एम समबडी हु इज़ डूइंग अ वर्शिप विच इज़ नॉट अ वेरी ऑर्थोडॉक्स टाइप, लाइक भगवान जी की नहीं है, उसमें अजीब से भगवान रखे हैं डरावने से, और मैं उसकी पूजा कर रही, सिंदूर चढ़ा रही हूँ, ये सब आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट. आई कैन वर्शिप इट एज इट इज़. देयर इज़ नो लॉ अगेंस्ट ब्लैक मैजिक इन इंडिया. हाँ, ब्लैक मैजिक में अगर आप ऐसा कुछ यूज़ करते हो जो थ्रेटनिंग है या फिर जिससे आप किसी को डरा रहे हो, दैट इज़ समथिंग क्वेश्चनएबल. बाकी आपको पेड़ की पूजा करनी है, पानी की करनी है, भैंस की करनी है, गाय की, जिसकी पूजा करनी है आप करो. अब कोई नहीं रोक रहा. ठीक है, सो दैट इज़ द, यू कैन से, द फीचर्स ऑफ इंडियन लॉ. लॉ बनाने वालों का पढ़ा, अब लॉ जो बनेगा हम उसका पढ़ेंगे. और एंड में बात करते हैं फर्टर्निटी की. ठीक है, कि इंडियन फर्टर्निटी जो होगी वो कैसी होगी. इंडियन फर्टर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड. कि हम चाहे नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, कहीं के भी हैं, व्हेन वी आर इंडियंस, उस स्पिरिट को मेंटेन रखा जाएगा. वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट. और वो स्पिरिट कैसे मेंटेन होगा, क्यों मेंटेन होगा? टू कीप द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री इंटैक्ट. दैट मीन्स वो जो एकता है हमारी, जो हम एक बात करते हैं दैट इंडिया इज लाइक वन, like is a country of diversity and yet it's so calm and nice. It's basically because no matter which area you belong to India. Okay, and ultimately इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग फॉलो करेंगे. राइट, ये बात बोली गई. सो आपने ये देखा कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में ये बताया कि लॉ बनाने वालों का माइंडसेट क्या होगा और जिनके लिए लॉ बनेंगे उन लॉज का जो फ्रेमवर्क है वो कैसा रहेगा. ओके, देन कम्स कि क्या प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट.
is it a part of Indian Constitution or it's merely an introduction to Indian Constitution or it should be there or not. पहला जो केस आया था वो आया था री बैरोबेरी का. री बैरोबेरी केस में ये बोला गया था दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दस इट कैन नॉट बी अमेंडेड. ठीक है, तो प्रियम्बल जो है वो एज इट इज इसको स्थापित कर दो, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं लाएंगे बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है. देन कम्स केशवानंदा भारती केस. ठीक है, इसमें बोला गया you are wrong. Indian Constitution is a part of the preamble and yet it can be amended keeping in mind the basic structure of the Constitution should not be disturbed. ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, लास्ट में जो हमारा सेटलमेंट हुआ वो 1973 में ये हुआ था दैट केशवानंदा भारती केस में दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस इट कैन बी अमेंडेड, बट ड्यूरिंग व्हाइल अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब आउट नहीं करेंगे. ठीक है, दिस इज इट, राइट. सो दिस इज इट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल. द प्रियम्बल पार्ट ऑफ इंडियन व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इट, वो चीज़ आपको यहाँ से पता चलती है. Okay students, so that's all for today, that's all for the topic and I hope you have understood it well. Keep studying, study hard, all the best for the exam. See you next time.